गई हैं। 15 दिसंबर को दरभंगा से ये लड़कियां फरार हुई थी। दो मुस्लिम लड़के दोनों को लेकर दरभंगा से फरार हुए। आपस में चचेरी बहनें बताई जा रही हैं। ये दोनों लड़कियां घर से भागकर दोनों लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया है। दोनों ने घर से भागकर शादी रचाई। लड़कियों की मां ने धर्म परिवर्तन की पुष्टि भी कर दी है। कोलकाता से दोनों हिंदू लड़कियों को बरामद किया गया है। 15 दिसंबर को दरभंगा से ये दोनों लड़कियां जो हैं वो आपस में चचेरी बहनें हैं जो फरार हुई थी। दो मुस्लिम लड़के दोनों को लेकर यहां से फरार हुए थे। बाद में इन्होंने शादी रचाई, अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। तो ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला दरभंगा से। देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो लड़कियां जो अपने घर से फरार हुई थी, माता पिता इन्हें लेकर परेशान हो रहे थे। 15 दिसंबर को इन दोनों लड़कियों ने यहां से फरार होकर ये कोलकाता पहुंचती हैं। दो मुस्लिम लड़के इन्हें यहां से लेकर फरार हुए थे। हालांकि अब इन दोनों को कोलकाता से बरामद कर लिया गया है। आपस में रिश्ते में ये दोनों लड़कियां जो हैं वो चचेरी बहनें हैं। लड़कियों की मां ने लड़कियों के धर्म बदलने की पुष्टि भी कर दी है। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, लव जिहाद का ये एक और मामला, फिलहाल इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है? जी विभा, पहले ये बता दूं कि ये जो मामला दर्ज किया गया था सिंहवाड़ा थाना में, उस समय ये अपहरण का चूंकि मामला परिवार वालों ने दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस के जांच में ये धीरे धीरे बात सामने आने लगी थी कि जो मुस्लिम युवक के द्वारा लगातार जो है प्रेम प्रसंग प्यार के जाल में इसे फंसाया गया। लगातार बातें होती थी दोनों के मोबाइल पर। इसके बाद पुलिस उस ट्रैक पर पहुंची और धीरे धीरे इसको दोनों लड़कियों को कलकत्ता से बरामद किया गया है। अभी बरामद करके महिला थाना लाया गया। महिला थाना में जब माँ उससे अपनी बेटियों से मिली है तो ये सामने बातें माँ आके बोली है न्यूज 18 को कि धर्म परिवर्तन करा लिया गया है और शादी भी कर लिया गया है। हम लोग इसको फिर से अपने हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं, जिसको लेके अभी पूरा परिवार यहाँ क्या लड़कियों की सहमति से ये सब कुछ हुआ? क्या लड़कियां इन लड़कों के साथ खुद भागती हैं? धर्म का परिवर्तन स्वेच्छा से कराया जाता है या इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई? जोर जबरदस्ती की बात सामने नहीं आ रही है। जो बातें सामने आ रही है उसमें एक लड़का और जो प्रेम, ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में ये मामला सामने आया है। पहले युवक ने इसे महीनों जो है इसके साथ मोबाइल पे बातें की हैं, इसको प्रेम जाल में फंसाया है। उसके बाद इसको लेके यहाँ से कलकत्ता भाग गए हैं। क्योंकि जो उसकी माँ है वो कह रही है कि लड़की बहुत डरी हुई है, वो हम लोग के साथ आना चाह रही है, लेकिन इसको डराया गया है, इसके साथ जबरन किया गया है, इसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिससे ये काफी डरी हुई है। अभी हम लोग के साथ नहीं आना चाह रही है। अभी वो जो प्रेमी है उसके साथ रहना चाह रही है। जी, क्या उन दोनों लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है विपिन? जी, साथ ही चारों की गिरफ्तारी एक ही जगह कलकत्ता से हुई है, क्योंकि दोनों आपस में बहने हैं। और जो युवक हैं, दो युवक गांव के ही हैं और एक और लड़की थी ट्रैक के लोग के चंगुल में, लेकिन वो लड़की गांव से नहीं निकली, तो एक लड़की बच गई। लेकिन दो लड़कियों को ये प्रेम जाल में फंसाकर इन लोगों ने कलकत्ता ले गया और वहां जाके जो है, जो माँ बता रही है कि वहां जाके दोनों ने शादी भी रचा ली है और धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। जी, क्या परिवार वालों की तरफ से जब ये मामला दर्ज कराया गया था तो इस तरह की किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की गई थी? परिवार वालों की तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया था उसमें अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था कि मेरी बेटियों का अपहरण हो गया है। वो चूंकि ये लोग घर से निकली थी सिलाई कढ़ाई का काम सीखने के लिए और उस बीच जो है ये गायब हो जाती है, तो परिजन पहले अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लेकिन जब पुलिस की छानबीन लगातार आगे बढ़ती गई तो मोबाइल के जो ट्रैक निकले उसके अनुसार दोनों इस लड़के से लगातार टच में थी और लड़का जो आपस में दोनों को काफी बातचीत था, तो इसको लेके पुलिस ने छानबीन करते हुए कलकत्ता तक पहुंची और वहां से दोनों चारों को गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। जी, क्या इन चारों के बयान अब दर्ज हो पाए हैं विपिन? क्या कह रहे हैं लड़का या फिर ये लड़की कि स्वेच्छा से सब कुछ किया गया, प्रेम प्रसंग जब था तो घर वालों को इसकी जानकारी थी, धर्म परिवर्तन क्या सोच समझकर जानबूझकर किया गया है या फिर धोखे में रखकर धर्म का परिवर्तन कराया गया? अभी चूंकि दोनों को आज कल देर रात गिरफ्तार करके लाया गया था, अभी 144 के लिए दरभंगा कोर्ट लाया गया है। वहीं पे अंदर अभी कार्रवाई चल रही है 144 की।
तो बहुत बातें अभी सामने निकल के नहीं आ रही हैं, लेकिन जो उसकी माँ आके सामने बताई है कैमरा पर, उसने कहा है कि हमारी बेटी को जबरन डरा धमका कर यहाँ से फुसला बहला कर ले जाया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए विपिन। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार दावा करती है कि वो न तो किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है, लेकिन पुलिस ऐसा दावा नहीं कर सकती है। आज हम आपको ऐसी बातचीत सुनाने जा रहे हैं जिससे यह साफ हो जाएगा कि पुलिस बचाती भी है और फंसाती भी है। खबर रोहतास जिला के डिहरी अनुमंडल क्षेत्र के नौहट्टा थाने से है। रोहतास पुलिस शराबबंदी के मामले में निर्दोषों को फंसाती नजर आ रही है और दोषी को छोड़ती हुई भी नजर आती है। नौहट्टा थाना के बौलिया गांव के रवि चौधरी की पत्नी कुसुम देवी को नौहट्टा थाने के एएसआई दिनेश प्रसाद और चौकीदार सत्येंद्र पासवान ने फोन कर शराब के एक मामले में छोड़ने के लिए आरोपी से 25,000 रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर मामला दर्ज करने की धमकी तक दी जाती है। सुनिए पीड़ित और थानाध्यक्ष के बीच क्या कुछ बातचीत हुआ उस दौरान। वो बस स्टैंड गए चूड़ा कुटवाने। हाँ खर्चा कर देंगे। हाँ खर्चा कर देंगे। कौची खातिर? कहता ना। हाँ यही अगर 20,000 रुपया देगी तो मैनेज करेंगे, हम प्रोवाइड चाहिए चाहिए। अच्छा हाँ तो देख लगेगा, अगर तुरंत किसी के लिए तो ले लो, आना तो तरफ केस करेंगे बड़ा वो। तो माल हमारे घर में पकड़ाइल बस और बतलाई। अब देखा तो कानून पढ़ू तो बात दिक्कत होगी। सुना ना। हेलो हाँ बोली। घर से नीचे पकड़ाई ठीक बा। हाँ घर से नीचे पकड़ाई बात तो सही बा। देख ला अपन ज्यादा ही नीचे दबाव नहीं से। ठीक बा ठीक बा। हाँ हो जाएगा। ठीक बा देखा थी हम। सुना ना। हेलो हेलो हाँ बोलिए। पहला बतलाओ तो हेलो हाँ बोलिए। कह रहे हैं तो 50 कह रहे हैं। के कह रहे हैं? कॉलिंग मत करिए समझना ना, तो फिर हमारा धोखा देंगे ना। ठीक बा हमारे कहे नहीं के चलत मने कैसे कौची कहत मन जा आप कुछ नहीं करेंगे। आओ रवि को भेजेंगे। कहाँ? आओ आज अभी। तो पीड़ित महिला ने ऑडियो के साथ एसपी से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की गई है। घर पे थे, चूड़ा कुटवाने गए थे और मेरे हस्बैंड को पलाट स्टेशन में दारू पकड़ाया। हमारे हस्बैंड पे दारू पकड़ के बोले कि तुम्हारे हस्बैंड का दारू है, तुम्हारे हस्बैंड पे FIR करेंगे, वो जेल जाएगा। उसको कौन बोल रहा है? बड़ा बाबू बोल रहे हैं। उसको भागने से काम नहीं चलेगा। हम तीनों छोटे छोटे बच्चे लेकर के घर में रह रहे हैं। हमारा खेती गृहस्थी हमारा कौन देखने वाला है? तो पीड़ित महिला ने बातचीत के ऑडियो के साथ लिखित शिकायत रोहतास के एसपी आशीष भारती से की थी। एसपी आशीष भारती ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो इस मामले को उन्होंने सही पाया। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए एसपी ने एएसआई दिनेश प्रसाद और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए वही थानाध्यक्ष हैं जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। नौहट्टा थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार वर्मा, इन्हें लाइन हाजिर किया गया। मामला आपको बताते चले 18 दिसंबर का है, जब नौहट्टा थाना के बौलिया के जंगल में देसी शराब को बरामद किया गया था। पुलिस ने बौलिया गांव के रवि चौधरी पर झूठा आरोप लगाया। ये आरोप लगाते हुए कि शराब उसके घर से बरामद हुई है, उससे पैसे की डिमांड की जाती है। थानाध्यक्ष खुद रवि चौधरी के घर पहुंचते हैं, केस करने की धमकी तक देते हैं। बाद में फोन कर 25,000 रुपए मांगा गया। ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में जमुई अब आत्मनिर्भर हो गया है। सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन शुरू हो चुका है। पाइपलाइन के माध्यम से अस्पताल के बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ऑक्सीजन उत्पादन का मॉक ड्रिल जमुई सदर अस्पताल में किया गया। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरे लहर के आशंका को लेकर जमुई सदर अस्पताल में जो 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, एक 500 लीटर प्रति मिनट और साथ ही 950
लीटर प्रति मिनट दोनों ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है काम करना। और जैसा कि मॉक ड्रिल हो रहा है, केंद्र सरकार के निर्देश पर आज मॉक ड्रिल किया गया है और जो फरमान जारी हुआ है कि मॉक ड्रिल कर ये देखना है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है वो अस्पताल के बेड तक जा रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जनरेशन जमुई सदर अस्पताल में शुरू हो गया है और यही टैंक है जो पीएम केयर फंड्स के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था। पीछे अधिकारी हैं जो इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसका क्या स्थिति है, साथ ही उसकी प्योरिटी की क्या स्थिति है, शुद्धता की क्या स्थिति है। यहाँ पर अधिकारी हैं जो मॉक ड्रिल हो रहा है जो केंद्र सरकार के फरमान पर, उसको लेकर अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारी है यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ, अभी क्या स्थिति है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। दोनों प्लांट सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी मॉक ड्रिल हो रहा है, सबका दोनों का एबव देन 90% कंसंट्रेशन है। हमारे पास दो प्लांट है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, इसमें कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब है कि अभी तक जमुई जिला ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर नहीं था, और लेकिन जो पीएम केयर्स फंड्स के द्वारा जो 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसका आज से उत्पादन शुरू हो गया है और मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जैसा कि केंद्र सरकार का निर्देश है, जैसा स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी का कहना है कि ऑक्सीजन की प्योरिटी 90% से अबव है। कहने का मतलब कि जमुई ज़िले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अगर तीसरा लहर आता है तो उसे लड़ने के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था ऑक्सीजन को लेकर कर ली गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की। जी हां, जहां 85,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल 2 डाटा सेंटरों के बीच आपसी खींचतान में पार्ट 3 के रिजल्ट पर ग्रहण लग गया है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अधर में लटका हजारों छात्रों का भविष्य, डाटा सेंटर में खींचतान, रिजल्ट में देरी, रिजल्ट के लिए छात्रों में आक्रोश, अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें। हाथों में कॉपी कलम की जगह बैनर पोस्टर लिए ये छात्र दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं। कायदे से इन छात्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में पठन पाठन करते हुए दिखाई देना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था ने इन्हें अपनी ही डिग्री के लिए नेतागिरी करने पर मजबूर कर दिया है। प्रदर्शन करने वाले छात्र मेहनत कर तृतीय पार्ट फाइनल ईयर का परीक्षा दिया, लेकिन विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसे में यहाँ लगभग 85,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यही कारण है कि छात्र अब आंदोलित हो उठे हैं और विश्वविद्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपना काम तो मिथिला यूनिवर्सिटी कर लिए, मेरा फीस ले लिए, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके कारण हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में गए तो वहाँ बोला जाता है टेक्निकल इशू के कारण है, जबकि यहाँ 3 बार हम चक्कर लगा चुके हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो वो स्टाफ कहते हैं उधर जाओ, कहते हैं उधर जाओ। दरअसल ये स्थिति विश्वविद्यालय में 2 डाटा सेंटर से अलग अलग एग्रीमेंट किए जाने के कारण हुआ है। दरअसल 2016 में विश्वविद्यालय छात्रों की सुविधा के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया था। इसी बीच विश्वविद्यालय ने यह अनुबंध अब पहले से काम कर रहे कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी से करा लिया। ऐसे में पहली कंपनी विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ पूरे मामले को अदालत में लेकर चला गया, बल्कि छात्रों के सभी प्रकार के डाटा को भी विश्वविद्यालय को देने से इनकार कर दिया। 85,000 ग्रेजुएट छात्र आज अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा में लगातार विश्वविद्यालय के दौरा कर रहे हैं और कहीं किसी का डीयू में एंट्रांस निकल गया है, किसी का बीएचयू में निकल गया है, किसी का जेएनयू में निकल गया है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय डिग्री 3 का रिजल्ट नहीं दे रही है। इस वजह से 85,000 छात्रों का भविष्य आज अंधकार में है। रिजल्ट के लिए छात्रों में जहां आक्रोश है, तो वहीं उनके गार्जियन भी बच्चों के रिजल्ट के लिए इधर उधर न सिर्फ भटक रहे हैं, बल्कि अपना गुस्सा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ निकाल रहे हैं। आप लोगों को बेसिकली समस्या क्या हो रही है? बेसिकली समस्या ये है कि 80-85,000 जो लाख के अंदर में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हम लोग उसमें आते हैं और उसमें देखिए कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण बहुत सारा मतलब सेशन हम लोग का एडमिशन है वो सब नहीं हो पा रहा है और बर्बाद हो रहा है। बताया गया था कि रिजल्ट हम प्रकाशित कर देंगे, वो है ना एजेंसी, वो एजेंसी में थोड़ा धोखाधड़ी हुआ था, इसी कारण हम लोग को बताया गया रिजल्ट में डिले हो सकता है।
इसी के लिए अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है। क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग खेल रहे हैं कि ठीक है जहाँ मन है वहाँ पढ़ो, जैसे मन हो वैसे पढ़ो। कभी कोविड का बहाना लगाते, कभी कुछ का बहाना लगाते। अभी किस चीज़ का बहाना चल रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है? रिजल्ट में तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रिजल्ट देने के सवाल पर कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये पहला केस है मेरी पूरी सेवा काल में, नौकरी में, कि यूनिवर्सिटी का वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करे। ये वो केस है जिसमें यूनिवर्सिटी का एक NCCF करके वेंडर था जो बच्चों के इम्तहान को लेकर के रिजल्ट निकालता था। वो वेंडर यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो 16 में यहाँ आया, 19 में उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, टेंडर खत्म हो गया। 19 में उसे अगले आदेश तक एक आदेश यहाँ से दिया गया, वो काम करेगा। टेंडर करने के बाद जब दूसरी कमेटी आती है, कंपनी आती है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, आया, रिजेक्ट हो गया, उसमें नहीं आया। तो ये अब सारा डाटा 16 से लगाकर आज तक 20 लाख छात्रों का डाटा दबाकर बैठ गया है। अब सवाल यह उठता है कि पार्ट 3 के सभी डाटा पुरानी कंपनी के पास है, तो फिर रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो? इसलिए अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। गढ़वा का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ अब भाकपा माओवादियों के चंगुल से मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने इसे लेकर एक हाई लेवल बैठक की। हेलीकॉप्टर से गढ़वा के नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंचे सुरक्षा सलाहकार ने बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का कब्जा हटाने की रणनीति पर मंथन किया है। इस दौरान गढ़वा में काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई। मीटिंग के बाद एसपी ने यह दावा किया कि बूढ़ा पहाड़ जल्द ही नक्सलियों के चुंगल से मुक्त होगा। हम लोग जो कहते हैं वो तो चल ही रहा है और जो रणनीति है उसका मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूँ, बट आने वाले दिनों में इसके प्रभावी जो है वो परिणाम देखेंगे, ऐसा पूर्ण आशा है। बूढ़ा पहाड़ खाली होगा? बिल्कुल, हम लोग के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है, चाहे हमारे सिक्योरिटी जो फोर्सेज है सीमावर्ती इलाके में रह के काम कर रही है, उसका पर्पस ही यही है और हम लोग बिल्कुल बूढ़ा पहाड़ को खाली करवाएंगे। रामगढ़ में चरण पहाड़ी का धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद खास महत्व है। मांडू प्रखंड के कुजू बंदराचुआ में चरण पहाड़ी स्थित है। मान्यता ये है कि चैतन्य महाप्रभु अपने 2 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुर धाम से वृंदावन जाने के क्रम में 536 साल पहले यहां रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। उन्होंने पास में ही बहने वाली चौथा नदी में स्नान कर हरिनाम संकीर्तन शुरू किया तो आसपास रहने वाले खूंखार जंगली जानवर और पक्षी भी नृत्य करने लगे थे। आज भी चरण पहाड़ी पर चैतन्य महाप्रभु के साथ ही पशु पक्षियों के पैरों के चिन्ह अंकित हैं। मनोरम स्थान होने की वजह से लोग यहां पिकनिक बनाने के लिए पहुंचते हैं। यहां सबसे अधिक भीड़ मकर संक्रांति के दौरान मनाए जाने वाले टूसू मेले के दिन होती है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का चरण पत्थरों पर खुदा हुआ है, तो मैं भी आया देखने के लिए और देख करके मैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बेसिकली आया हूँ और झरने में वहाँ स्नान किया। और ये स्थान जो है चैतन्य महाप्रभु का पदचिन्ह का स्थान है। इस स्थान पे लोग दर्शन करने आते हैं और जितना जुड़े हुए हैं उनसे देश विदेश में वो सभी लोग आते हैं। यहाँ का बहुत महत्व है कि महाप्रभु प्रेमदाता थे और यहाँ आते ही लोगों के हृदय में प्रेम विकसित होता है, आपसी वैर भाव मिटता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।